नमस्कार, आप देख रहे हैं द सनातनी वॉइस। इस देश में अक्सर महंगाई और बेरोजगारी की चिंता होती है और चिंता भी होनी भी चाहिए। जिस देश में इसका आलम बढ़ता है वहाँ पे पब्लिक हाहाकार करने लगती है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं एक यूपीएससी के एस्पिरेंट और छात्र अनुज जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, कैसे देखते हैं देश में विपक्ष जो है लगातार कहता है कि मोदी जी के राज्य में महंगाई बढ़ गई है, 9.5 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर डॉलर का दाम 83 रुपये हो गया, पेट्रोल डीजल। कैसे देखते हैं सारे स्टेटमेंट्स को, आप कैसे देखते हैं विपक्ष के सारे ये? इन सारे आपके क्वेश्चन के एक आंसर दूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि विपक्ष बोलती रहती है कि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। तो ना तो जब भी कोई होता है तो एक उनसे पूछे परसेंटेज कितना परसेंट है, तो परसेंटेज नहीं बात करेंगे कि महंगाई कितना परसेंट है, बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। अरे भैया परसेंटेज तो बताओ कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंटेज बता देंगे तो वास्तविकता पता चल जाएगी। पिछले 6 वर्षों के सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2%। महंगाई की बात है तो 6.8% है। लेकिन जब विपक्ष इस पे बात करता है तो क्या बोलेगा? बहुत है, बहुत है, बहुत है। हर चीज़ में उसको बहुत दिखता है, लेकिन परसेंटेज पे बात नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ का जो सिगुफा था। फिर आप ये परसेंटेज का और परसेंटेज में और नंबर में क्या अंतर हो जाएगा उससे? क्यों जो हमारा डाटा निकल कर आती है कि हमारा डाटा है कि कितना 15 वर्षों से ऊपर के लोग कितना है जो बेरोजगार हैं, तो 3.2% अभी कल या परसों का रिपोर्ट आया है, 3.2% है जो बेरोजगारी है देश में। कौन सी बहुत बड़ी बेरोजगारी हो गई है? 6.8% है महंगाई दर है। तो इतना भी तो नहीं है। लेकिन आप विपक्षी से ही पूछते चले जाओ तो केवल बहुत मतलब देश में इस प्रकार से अजरकता फैलाना, एक नेरेटिव बनाना। मैं आपको इसको कहना चाहता हूँ कि देश नेरेटिव की क्या ताकत होती है। एक मनमोहन सिंह के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह को किस तरह से एक व्यक्ति जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कंटिन्यूअस रूप से, उसको एक कैसे तो बड़े अर्थशास्त्री हैं। जब देश डूब रहा था 1991 के दौर में, तो उन्होंने बचाया देश की इकोनॉमी को। आप कैसे कर सकते हैं मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा? अरे भैया, मैं बिना फैक्ट के, बिना डेटा के हम कुछ बात नहीं करते। अच्छा, फैक्ट बताइए। फैक्ट बता रहा हूँ जी। मनमोहन सिंह जी को यही नेरेटिव की ताकत है। नेरेटिव बनाया गया उनके लिए कि मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो देश को इतने बुरी स्थिति से उबार दिए। पहली चीज मनमोहन सिंह के बारे में जानिए। मनमोहन सिंह 1966 से भारतीय राजनीति में एक्टिव होते हैं। जब वो आते हैं तो क्या बनते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फिर 1974 में आए इंदिरा गांधी की सरकार में, तो वो क्या बने? चीफ इकोनॉमी एडवाइजर थे। और चीफ इकोनॉमी एडवाइजर की क्या भूमिका होती है भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्धारण में, आप भी भैया जानते होंगे। उस समय उन्होंने एक स्कीम लेकर आए थे, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम की वजह से क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था का उस समय के जीडीपी ग्रोथ 1%, महंगाई दर 28% चला गया था। जिसके कारण कि हमें ये बताया जाता है कि 1975 में जो आपातकाल लगा था, वो एक रीजन ये भी था कि महंगाई दर 28% और जीडीपी ग्रोथ 1% था। अब अगला स्टेप आता है कि जो नैरेटिव किस तरह से मनमोहन जी के बारे में बनाया गया कि 1990 की बात है, जब चंद्रशेखर जी की सरकार आई, तो 4 महीने के अंदर पूरा कांग्रेस ने क्या किया? ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया कि ये जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई है तो चंद्रशेखर जी के सरकार में हुई है। अरे पिछले 40 से 45 वर्षों में जो स्थिति दिए थे वो 4 महीने में चंद्रशेखर जी के ऊपर संभाला गया, फेंका गया। अब चंद्रशेखर जी रिजाइन दिए। उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन जी। तो मनमोहन जी जब पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन जी जब IMF के पास जाते हैं कर्जे के लिए, तो IMF ने $7 बिलियन का कर्ज दिया। 1991 की बात है। लेकिन कर्ज ऐसे नहीं दिया था IMF। IMF ने शर्तों के अधीन दिया था कि आप ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आएंगे, आप लेबर लॉ में ये रिफॉर्म लेकर आएंगे, इन्वायरमेंट लॉ में इन रिफॉर्म लेकर आएंगे, तब जाकर हम आपको लोन देंगे। अब वो IMF के शर्तों के अधीन रिफॉर्म आया था। तो किसने बोला कि रिफॉर्म मनमोहन जी लेकर आए? ये नैरेटिव की ताकत होती है। लेकिन ये भी सुना गया कि सोना गिरवी रख के जो भी था फंड लाया गया IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि अब तो 9.5 साल से मोदी की सरकार है और मोदी जी यही कह के आते कि देश को सुधारूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारा काला धन वापस लाऊंगा। तो उन चीज़ों का, उन वादों का क्या हुआ? कैसे रिलेटेड है ये भारत की अर्थव्यवस्था से? ये मैं तुरंत इस पर रिलेटेड करना चाहता हूँ। पहले पूरा कंप्लीट कर दूँ मनमोहन जी का, उसके बाद मैं तुरंत इस पर आ जाऊँगा। फिर क्या हुआ कि शर्तों के अधीन लाया गया वो, ठीक। लेकिन आप एक सोचिए, एक व्यक्ति 1966 में आता है राजनीति में, 1966 से 1991 तक
समाजवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्टर रातों रात वो कैपिटलिस्ट कैसे बन गया? यानी रातों रात हृदय परिवर्तन, जैसे एक आतंकी का हृदय परिवर्तन हो रहा है जो 2014 से एक भी नहीं हो रहा है देश के अंदर आतंकी घटनाएं, उसी तरह से मनमोहन जी का रातों रात क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया और सोशलिस्ट इकोनॉमी से एक ही बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए। मोदी जी सुधार दिया इकोनॉमी देश का, बताइए ना थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना। आप वो छोड़िए मनमोहन सिंह क्या किया नहीं किया, आज जिसके हाथ में देश है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है? सबसे पहली सरकार की एक कर्तव्य होती है कानून व्यवस्था को बना कर रखना, और कानून व्यवस्था का पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था नहीं होता है उसमें। कानून, जब तक कानून आपका अच्छा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे होगा? पहले होती है कानून। कानून जब तक समाज में शांति स्थापित नहीं होगी तब तक ना कोई आप रोजगार कर पाएंगे, ना कोई व्यापार कर पाएंगे। तो सबसे पहले समाज के अंदर शांति स्थापित करना। तो पिछले 9 वर्षों के अंदर 2014 से लेकर आज तक देश में कितना विस्फोट हुए? एक विस्फोट नहीं। आज देश बात है, आज देश विश्व के सबसे, हम जब बात करते थे CIA, मोसाक, यार का हमारे 2009 से पहले हम कभी सपने सोचते थे, कभी आप कभी सपने देखे होंगे कि हमारा रॉ कभी टारगेटेड किलिंग कर सकता है, किसी के देश में घुसकर मार सकता है, कभी सपना देख सकते थे? अरे 2004 से लेकर 14 तक क्या करते थे? CIA हमारा जो रॉ का एजेंट है, खुफिया एजेंसी भैया, वो काम करती थी CIA के लिए। खुफिया के चेयरमैन 2006 में यहाँ से इंडिया से भाग कर चले गए अमेरिका के लिए। इकोनॉमी पर रहिए, इकोनॉमी की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्या ऐसा कर दिया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अब डबल का दावा कर रहे हैं? क्या ऐसा कर दिया, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए कि देश की अर्थव्यवस्था डबल हो गई? उसकी बात कीजिए ना। मनमोहन सिंह तो बर्बाद करके चला गया, आपके अनुसार बर्बाद कर दिया देश को, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। मोदी जी क्या कर दिए भाई? मोदी जी जो लेबर रिफॉर्म था उसको, इतने सारे लेबर रिफॉर्म था उसको 28 में कैटेगरी, उसको भी 4 में डिवाइड किए हैं मोदी जी। और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो 1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिया गया था उनके हाथ में, और जब आज जा देखिए 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है अपनी। और जो 11वें स्थान पे जो हमारे अर्थव्यवस्था है 11वें स्थान पे थी 2014 में, आज हमारा कितना हो गया है? 5वें स्थान पे। तो ये है मोदी जी की ताकत कि 11वीं से 9 साल में 11वीं से 5वें स्थान पे आ गए हैं हम लोग। और अगले 5 साल आप देख लेना, 2024 से लेकर 29 तक हम 3रे स्थान पे हो जाएंगे, और बहुत जल्दी हम जापान को इनको सरपास कर जाएंगे। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या भी तो बहुत है ना, उस हिसाब से तो कुछ नहीं है इकोनॉमी। चाइना को देख लीजिए, चाइना से कंपेयर कीजिए ना, कुछ नहीं है इकोनॉमी हमारी, 4 गुना कम है चाइना से। 4 गुना कम है, क्योंकि उस समय की चाइना जो रिफॉर्म, हम जो 1991 में रिफॉर्म लाए, चाइना 60 के एरा में लेकर आ गया। हमसे 30 वर्ष आगे है चाइना, क्योंकि वो अपना रिफॉर्म 30 वर्ष पहले लेकर आया था, तो इसलिए वो आगे है। और जो हमें देश में ये जब हुआ, पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या की असमान वृद्धि, जनसंख्या की असमान वृद्धि हुई है। और ये नरेंद्र मोदी ने क्या जनसंख्या रोकने के लिए कुछ किया 9 साल 9.5 साल में? अब जनसंख्या के असामान्य वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने 9.5 साल के शासनकाल में जनसंख्या कम करने के लिए क्या किया, क्या रिफॉर्म लाया, आप बताइए। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कोई रिफॉर्म नहीं। जनसंख्या नियंत्रण तभी हो सकते हैं लोग जब शिक्षित होंगे, लोग के अंदर शिक्षा जागृति किया जाए, तभी जाकर जनसंख्या के बारे में वो डिबेट कर पाएंगे। एक वर्ग से जाकर पूछो कि भैया कर लो, क्या बोलते हैं, नसबंदी कर, बोले कि नहीं ये सब तो हमारा अल्लाह का देन है। भैया 15-15, 20-20 रखते हैं वो लोग, बोले कि अल्लाह देते हैं। अरे अल्लाह नहीं देते तो तुम्हारे वजह से आती है। अब बेरोजगारी उनकी बढ़ती रहती है, हमारी टैक्स का दिया हुआ पैसा उनको सब्सिडी दिया जाता है, मतलब उनकी वजह से बढ़ रहा है। सरकार के इसमें कोई दोष नहीं है। अरे भैया, हम जब देश आज़ाद हुए थे तो 82% हिंदू थे, सॉरी 89%, आज 82% पे आ गए देश में, और वो 7% से 18% पर चले गए हैं। उनकी ग्रोथ देखिए, हम डाउन हो रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब तो कौन बढ़ाया जनसंख्या? वो टैक्स नहीं देते हैं क्या? खाली बच्चा पैदा करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं वो लोग। टैक्स से ज्यादा उस प्राकृतिक संसाधनों पे हमारा सबसे ज्यादा वही लोग शोषण करते हैं। टैक्स से ज्यादा उनको हम लोग बेनिफिट लेते हैं। टैक्स कम देते, ज्यादा मजा लेते हैं, मजा ज्यादा लेते हैं वो लोग। मतलब ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना अपने देश की जनता का, कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी रेशियो में सरकार सुविधाएं दे भाई उनको। देश के नागरिक हो गया ना वो, जनसंख्या पैदा ले देश का नागरिक हो गया ऑटोमेटिकली। सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि भाई इनका व्यवस्था कैसे किया जाए। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान 60 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को भारत के अंदर बसाया गया। ये 60 लाख को आप बोलोगे कि मोदी जी को घर देते बनाकर, आप तो कल ये भी मांग कर रहे लोग कि मोदी जी को घर क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए। अभी आ गया ना, देश में आ गया तो क्या उनके मतलब धर्मशाला है भारत? क्या धर्मशाला है कि जो मन करते वो आते हैं? धर्मशाला ही है ना भारत।
कोई भारत धर्मशाला नहीं है। है देश ना? का बंटवारा धर्म के आधार पर हो चुका हम है। सबको ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है, स्वीकारता है इस देश में। कोई स्वीकारता नहीं है। ये भारत का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है और ये धर्म के नाम पे दो भाग हो चुके हैं। ये भारत जो बचा है ये किसका भारत है? हिंदुओं का, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का भारत है ये। हाँ। और ये मत बोलना कि ये भारत है। और बाकी जो लोग हैं वो बाकी लोग यहाँ पे रेंटर है, रेंटर हैं। किसको रेंट दे रहे हैं वो लोग? अरे देश के रेंटर हैं, क्योंकि हमारा किसको रेंट दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं हमारा है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्यों नहीं? अरे धर्म के नाम पे तुम्हें मैंने बात 1947 में दे दिया, अब क्या तुम्हारा पूरा हो जाएगा? सब तुम्हारा है, हमारा कहाँ गया? सरकार तो उनके लेकर एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, उनके लिए सब्सिडी दे रही है, हज हाउस बनवा रही है, हज सब्सिडी दे रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? किराएदार हैं, कहाँ से लाए हैं सब थ्योरी सुन के? थ्योरी नहीं, कंप्यूटर लेकर ले जाकर बेच देते हैं, कुरान से ही फिर पढ़ते रहते हैं। और कंप्यूटर जो मिलता है ना सरकार देती है, और कंप्यूटर लेकर बेच देते हैं और उसे फिर बंदूक खरीदते हैं वो लोग, पत्थर खरीदते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और जो कुरान होता है कुरान पढ़ते हैं, उनको भारतीय जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो पत्थर नहीं फेंकेगा 500 रुपए लेके भाई। अरे यही तो जो आज रोड पे खड़ा हो रहे हैं कि बेरोजगारी आ गई है, यही तो 9 सालों में बेरोजगारी आ गई है कि जो 500 हजार रुपए लेकर पत्थर फेंकते थे वो 9 साल में बंद खत्म हो गई है, इसलिए बेरोजगार हो गए। इसलिए आप देखोगे कि कनाट प्रेस के कोने कोने में ऐसे ऐसे बेरोजगार मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि पत्थरबाजी खत्म हो गई है। तो यही बेरोजगारी बढ़ गई है देश के अंदर।